दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने नासा की नौकरी को ठुकराकर अपने देश भारत के लिए काम करना ठीक समझा। जिस इंसान ने सारी जिंदगी अपने देश को स्पेस की फील्ड में आगे बढ़ाने में लगा दी थी, उसी देश के लोगों ने उन्हें एक गद्दार, एक देशद्रोही घोषित कर दिया था। वो इंसान जिसने विकास इंजन जैसे रॉकेट इंजन को बनाया था, जिसका इस्तेमाल आज PSLV और GSLV में किया जाता है। जितने भी चंद्रयान, मंगलयान या जितने भी इसरो के द्वारा अब तक की सफल लॉन्चिंग हुई है, उन सभी रॉकेट में इसी विकास इंजन का इस्तेमाल होता है। वो PSLV जिसको अब तक 50 से भी ज्यादा बार स्पेस में भेजा जा चुका है, जिसमें सिर्फ 2 बार फेल हुआ, बाकी सभी लॉन्चिंग सफल हुई थी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नंबी नारायणन की। तो ऐसा क्या हुआ था कि डॉक्टर नंबी नारायणन को एक समय में इस दुनिया ने देशद्रोही घोषित कर दिया था, और 24 सालों तक आखिर उन्हें किस चीज की सजा मिली जिसके लिए उन्होंने कोई गुनाह भी नहीं किया था। ये कहानी है 1994 की। ये वो दौर था जब हर देश अपनी अपनी सैटेलाइट को स्पेस में भेजना चाह रहा था, चाहे वो टेलीविजन सैटेलाइट्स हो, वेदर या नेविगेशन सैटेलाइट हो। हर देश के पास अपनी अपनी सैटेलाइट थी जिसको वो स्पेस में भेजना चाहते थे। सभी देशों ने अपनी सैटेलाइट तो बना ली, लेकिन स्पेस में भेजते कैसे? क्योंकि स्पेस में भेजने के लिए जिस रॉकेट इंजन की जरूरत थी वो था क्रायोजेनिक इंजन, और ये इंजन उस समय सिर्फ 5 देशों के पास ही था, जिसमें US, फ्रांस, रशिया, चाइना और जापान था। तो जिन भी देशों को अपना सैटेलाइट भेजना होता था, वो इन सभी देशों से क्रायोजेनिक इंजन लेते थे, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन खुद का बना पाना किसी देश के लिए आसान भी नहीं था, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं थी, और ये सभी 5 देश उसकी टेक्नोलॉजी और फॉर्मूला बताने को तैयार भी नहीं थे। उसी बीच इसरो उस टेक्नोलॉजी को अपने देश में डेवलप करने के बारे में सोचा, और उस समय इसरो के सीनियर साइंटिस्ट थे डॉक्टर नंबी नारायणन। उस समय इंडिया में जो भी इंजन यूज में लाए जाते थे, वो सभी US या फ्रांस से बड़े महंगे दामों पर यहाँ लाए जाते थे। डॉक्टर नंबी नारायणन और उनकी टीम ने क्रायोजेनिक इंजन पर काम करना शुरू किया। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन एक ऐसा इंजन था जिसमें क्रायोजेनिक फ्यूल को इस्तेमाल में लाया जाता था, जो कम से कम टेम्परेचर पे भी नहीं जम सकता था, क्योंकि स्पेस में अलग अलग डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर भी बदलता रहता है। इसीलिए क्रायोजेनिक इंजन होना एक रॉकेट के लिए बहुत जरूरी था। तो इसी बीच रशिया और इंडिया के बीच में एक डील पक्की होती है, जिसमें रशिया इंडिया को वो क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो जाता है, जिस टेक्नोलॉजी की मदद से इसरो अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना सकता था। लेकिन उससे पहले इस बात की भनक अमेरिका और फ्रांस को लगती है, और ये दोनों देश मिलकर रशिया पर दबाव बनाने लगते हैं, क्योंकि उसके बाद जो करोड़ों डॉलर इंडिया की तरफ से जा रहे थे, उन देशों को शायद वो भी न जा पाता, क्योंकि तब तक इंडिया खुद का इंजन बना चुका होता। और फिर रशिया उन देशों के दबाव में आकर इंडिया को वो टेक्नोलॉजी देने से मना कर देता है। अब चूंकि रशिया और इंडिया के बीच में रिश्ते उस समय भी अच्छे थे, तो रशिया ने इंडिया के साथ एक डील साइन किया और कहा कि वो क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी और फॉर्मूला को बताए बिना भारत को 7 क्रायोजेनिक इंजन भेज देंगे, जो कि इंडिया के लिए एक मदद के रूप में होगा। इसके बाद वो सभी देश लगभग मान गए थे कि इंडिया अब अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लेगा, क्योंकि इंडिया के पास नंबी नारायणन जैसे साइंटिस्ट हैं। क्योंकि एक बार की बात है कि जब नंबी नारायणन US के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रॉकेट प्रोपल्शन में मास्टर्स करने गए थे, तो उन्होंने 2 साल के कोर्स को 10 महीने में ही कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद नासा ने उनको एक अच्छे पैकेज पर जॉब ऑफर की थी, लेकिन नंबी नारायणन उस जॉब को ठुकरा कर अपने देश भारत वापस चले आए। तो इन सब के बाद सभी देशों को पता था कि नंबी नारायणन क्रायोजेनिक इंजन को बना लेंगे, तो इसीलिए उन सभी देशों ने एक कॉन्स्पिरेसी रची। उस समय केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, तो बाकी सभी देशों ने केरल की सरकार के साथ मिलकर नंबी नारायण पर रोक लगाने की बात रखी। और उसके कुछ ही दिन बाद केरल की पुलिस मालदीव की एक लेडी को तिरुवनंतपुरम से अरेस्ट करती है, जिसका नाम था मरियम राशिदा। और उस लेडी ने यह दावा किया कि नंबी नारायणन जिस क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहे हैं, उस रॉकेट इंजन के इंडियन टेक्नोलॉजी को बाकी सभी देशों, स्पेशली पाकिस्तान को बेचने वाली है। और इसके बाद इस पर SIT की जांच बैठती है, और ये बात निकलकर सामने आता है कि नंबी नारायणन जो खुद इंडिया के लिए वो इंजन तैयार कर रहे हैं, और खुद ही वो उसके टेक्नोलॉजी और फॉर्मूले को दूसरे देशों को बेचने जा रहे हैं। उस लेडी से 20 दिन की पूछताछ के बाद केरल पुलिस इसरो के साइंटिस्ट और इस प्रोजेक्ट के मेन डायरेक्टर नंबी नारायणन को अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद ये सारी चीजें मीडिया में आती हैं, और हर तरफ लोग नंबी नारायणन और उनकी टीम को गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसके बाद ये केस SIT से लेकर CBI को सौंप दी जाती है। अब क्राइम ब्रांच इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, और ठीक 2 साल बाद 1996 में CBI ने अपनी फाइनल रिपोर्ट केरल की हाई कोर्ट को सौंपती है, जिसमें ये लिखा था कि नंबी नारायणन पर जितने भी एलिगेशंस लगे हैं वो सभी बेबुनियाद हैं, और ये कोई गद्दार नहीं बल्कि एक सच्चे देशभक्त हैं। अब उसके बाद नंबी नारायणन सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, और वहां पर उन्होंने अपील किया कि जिसकी वजह से उनका करियर बर्बाद हुआ, जिसकी वजह से उन्हें देशद्रोही घोषित किया गया, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनकी अपील किए जाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर 14 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की एक पूरी टीम बैठती है, और उस केस पर उन जजों के द्वारा फैसला सुनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर 75 लाख कंपेंसेशन के रूप में उनको दिलाने का निर्णय किया जाता है, और उस सुनवाई में सबसे खास बात ये था कि ये सभी पैसे उन SIT के अफसरों से वसूली जाए जिन्होंने नंबी नारायणन को एक झूठे जासूसी के केस में फंसाया था।
और उसमें ये भी कहा गया कि नंबी नारायणन को वो सभी सम्मान मिलने चाहिए जो एक इसरो के साइंटिस्ट और एक देशभक्त को दी जाती है। यानी 1996 में खोई हुई मान मर्यादा 2018 में जाकर वापस मिली। पूरे 24 साल का समय लगा एक ऐसे साइंटिस्ट को बेगुनाह साबित करने में जो इंडिया का एक महान साइंटिस्ट था। और कहा यह भी जाता है कि नंबी नारायणन को अगर जासूसी के झूठे केस में ना फंसाया गया होता तो इंडिया उस क्रायोजेनिक इंजन को कब का बना लिया होता, जिसको बनाने में पूरे 20 साल लग गए। क्योंकि नंबी नारायणन के बनाए हुए फॉर्मूले पर ही आगे चलकर इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन को बनाया और इस एक गलती की वजह से भारत पूरे 20 साल पीछे चला गया। साल 2018 के बाद नंबी नारायणन को वो सब कुछ मिला जिसके वो हकदार थे। साल 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नंबी नारायणन को इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2022 में जाकर इन पर एक फिल्म बनती है रॉकेटरी। 2019 में नंबी नारायणन को पद्म भूषण तो मिला, लेकिन इसके पीछे उनकी 25 साल की लंबी लड़ाई भी रही है और वो भी जस्टिस के लिए। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी देश तभी महान बन सकता है जब हम उस देश को महान बनाने वालों की इज्जत करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।